तो दोस्तों, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज क्लास। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 एमसीक्यूज की एक हम लोग सीरीज लेके आए हैं। ये आपके एसएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें सारे एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर और जो कि आगे आने की संभावना है उसको हम लोगों ने इस पे किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह जयंती सेलिब्रेटेड इन डैश इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। तो 1857 है। तो आपका ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बिहार में। देखिएगा, वीर कुंवर सिंह जयंती जो है ये जगदीशपुर बिहार में हम लोग मनाते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान जो भी इन्होंने मतलब काम किए उसके अचीवमेंट को इनको याद दिलाने के लिए और एक तरह से सब लोगों को इनके बारे में जानकारी देने के लिए त्योहार हम लोग मनाते हैं। कहाँ पे? जगदीशपुर बिहार में। ठीक है। कुंवर सिंह जिनका बर्थ 1777 में हुआ था और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी, वॉज अ नोटेबल लीडर ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ये एक बहुत ही माने हुए लीडर थे 1857 के विद्रोह के दौरान। ठीक है, देख लीजिए, ये है हमारे वीर कुंवर सिंह। आइए आगे देखते हैं। तो ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सेपॉय म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। जो हमारा सेपॉय म्यूटिनी हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी? भारतीय सिपाही विद्रोह जो है कब से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया था? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है राजकोट, दूसरा मेरठ, तीसरा बरेली और चौथा चंपारण। तो क्या होगा, सोचिए इसका आंसर। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर आपका मेरठ। द सेपॉय म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। जो हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। द सेपॉय म्यूटिनी वॉज अ वायलेंट एंड वेरी ब्लडली अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857। ये बहुत ही खूनी संघर्ष हुआ था भारत और अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के युद्ध के दौरान। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि 1857 का सिपाही विद्रोह जब हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल डैश थे। तो कौन था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड डेलहाउसी या लॉर्ड कैनिंग। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। देखिएगा, इंडियन म्यूटिनी ऑल्सो कॉल्ड सिपॉय म्यूटिनी। भारत विद्रोह जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, या तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वाइड स्प्रेड बट अनसक्सेसफुल रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1557 से 1859 तक। तो देखिएगा, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पे युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो सेपॉय इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। चार्ल्स कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, चार्ल्स कैनिंग जो थे ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे, जिनका मेन नाम हम लोग हिस्ट्री में जल्दी सुनते हैं लॉर्ड कैनिंग के थ्रू। लॉर्ड डेलहाउसी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856, हु डिवाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक, लॉर्ड ऑफ डेलहाउसी थे, ये गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 1856 तक। और जब भारत का विद्रोह हुआ था 1857 में, तब हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। The following was appointed as the first viceroy of British India। किए गए थे। तो आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कनिंग, दूसरा लॉर्ड वेवेल, तीसरा लॉर्ड एडविन या चौथा लॉर्ड मायो।
आपका ऑप्शन है इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या बैरकपुर। तो आइए इसका देखते हैं आंसर। बैरकपुर में मंगल पांडे को सजा दी गई थी। मंगल पांडे was hanged in 1857 for attacking the British officers in Barrackpore. The primary reason for Mangal Pandey's behavior was because of a new type of bullet cartridge used in the Enfield P53 राइफल। देखिएगा, हम सभी जानते हैं 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे कल्चरल और जो कि एक कहीं ना कहीं ऊंच नीच का भेदभाव अंग्रेज और भारतीयों में देखा जाता था, वो सारी ही चीजें इस पे इफेक्ट डाली थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़े पैमाने पे चला। लेकिन जो इसका इनिशियल वजह थी वो ये थी एनफील्ड P53 राइफल, क्योंकि कहा जाता था इस राइफल में जो बंदूकें लगती थी उसमें गाय या उस समय बीफ का जो है वो मटन का इस्तेमाल किया जाता था, और उस समय हम लोगों की गाय को हम लोग पूजा करते थे। तो इस वजह से ये युद्ध विद्रोह छिड़ा था, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने गोली मार दी थी और उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिएगा, ये पेड़ था जिसमें मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज भी इसको एक ऐतिहासिक स्थल में बनाया। अलग से भी पूछ सकता था कि लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन किसे बोला जाता है, तो उसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला को। ये देखिए, लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन यदि आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में तो उसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला। रॉय नियुक्त किया गया था। आपके ऑप्शन लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इल्विन, लॉर्ड मायो। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। आफ्टर द 1857 वॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली ट्रांसफर पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। Hence Queen Victoria became Empress of India and Lord Canning became the first Viceroy of India. The last Viceroy of India was Lord Louis Mountbatten. तो खैर ये हम लोग अभी पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुके हैं। जब 1857 का युद्ध हुआ था तो एक एक्ट आया था जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम था 1858। इस एक्ट के दौरान जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एम्प्रेस बन गई थी भारत की, और यहीं से जन्म हुआ था एक नई पावर का जिसको नाम दिया गया विकिरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो पहले विकिरॉय थे हमारे भारत के वो कौन थे? लॉर्ड कनिंग, और जो आखिरी थे वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। आगे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जब हुआ था? तो आपके ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड डेलहाउसी या लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंगे। तो लॉर्ड हार्डिंगे was the governor general of India during the first Anglo-Sikh war. The first Anglo-Sikh war was fought between the Sikh Empire and the East India Company between 1845 and 1846. It resulted in partial subjugation of the Sikh kingdom and secession of Jammu and Kashmir as a separate princely state under the British sovereignty. तो देखिएगा, जब ये सरदारों का विद्रोह हुआ था ना, एंग्लो सिख वॉर सरकार ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, तो वो युद्ध हुआ था आपके 1845 से 1846 में।
तो उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हु देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल। मतलब ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया था और उसको इलीगल घोषित करवाया था। आपका ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वॉरेन हेस्टिंग। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम illegal and punishable. William Bentinck, along with Raja Ram Mohan Roy, is given the credit for abolishment of sati pratha and declaring that it is a crime. It was abolished in 1829. देखिएगा, इस तो पहले थे जिन्होंने सती प्रथा को हटाया था, लेकिन विलियम बेंटिक के साथ कौन थे भारतीय जिन्होंने इस पे अपना मुख्य योगदान दिया, तो उसका नाम होगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा आपका हो गया राजा राम मोहन रॉय, और तीसरा जी कब हटाए तो इसका नाम, इसका ईयर होगा 1829। देखिएगा ऐसा नहीं अंग्रेजों ने सारी चीजें गलत की थी, कुछ जो हम लोग एक ऑर्थोडॉक्सी और एक पुरानी प्रथा चली आ रही थी जो कि गलत प्रथा थी, उसको भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं खत्म किया। तो कुछ यदि गलत था तो इनका बहुत जगह पे अच्छा योगदान भी था। आगे देखते हैं। Which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supplies to the starving rural Bengalis? देखिएगा जो 1943 में आई थी ना बंगाल फेमाइन, तो उस समय भारत के विक्रोय कौन थे जिन्होंने सप्लाई और दी थी, भूख जहाँ पे भुखमरी छाई हुई थी तो बंगाल में, तो वहां पे कौन ऐसे विक्रोय थे भारत के जिन्होंने सप्लाई ऑफ फूड और जो भी नेसेसिटी होती है वो प्रोवाइड करवाई थी। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलिंगटन, ये लॉर्ड लिलिंथग्रो। आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिलिंथग्रो गो। Lord Linlithgow was the Viceroy of India during the Bengal famine 1943. He distributed relief supplies to rural Bengalis. It is believed that the Bengal famine of 1943, which is estimated to have killed up to 3 million people, was not caused by drought but instead was a result of complete policy failure of then British Prime Minister Winston Churchill. देखिएगा लॉर्ड लिलिंथ गो जो थे ये उस समय विक्रोय थे जबकि 1943 में हमारा बंगाल फेमाइन आया। देखिएगा बंगाल फेमाइन जो था इसकी एक अलग से कोई ना कोई मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारी हम लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो प्रेजेंट सिनेरियो में भी हम लोगों के बहुत लाभदायक होती है। और ये मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन आया था अभी तक के भारत के इतिहास में। ऐसा क्यों था? क्योंकि यदि आप पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 मिलियन लोग इसमें मारे गए थे। 3 मिलियन को मतलब समझो तो उस समय हम लोगों की पॉपुलेशन ही बहुत कम होती थी, और आज के समय में यदि होती तो और ज्यादा होते। तो 3 मिलियन पॉपुलेशन समझ मरने का मतलब आप ये समझिए कि ये जो फेमाइन थी कितने वाइड स्केल में होगी। और ये नहीं कि कोई ड्रॉट या फ्लड इस तरह की थी, कंप्लीट पॉलिसी फेलियर था विंस्टन चर्चिल का। अब इसके बारे में पूरा क्या था अगर ये बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको जरूर। आगे देखते हैं। खैर ये आपका अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विक्राय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। हंटर कमीशन किस लिए आया था? देखिए दो हंटर कमीशन आया था, ये याद रखिएगा। एक आया था हमारा एजुकेशन के लिए, ठीक, और एक आया था हमारा डिटेक्टिवनेस के लिए, मतलब किसी केस की छानबीन करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। तो पहला जो हंटर कमीशन आया था वो डिटेक्टिव उसमें आया था छानबीन करने के लिए, और जो दूसरा आया था वो आया था एजुकेशन के लिए। तो जो 1882 में हंटर कमीशन आया था उसको कौन लाया था? उसके ऑप्शन लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपॉन। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लॉर्ड रिपॉन। द हंटर कमीशन इन 1882 वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपॉन। ही वाज द विकेरॉय ऑफ इंडिया देन, तब ये भारत के विक्राय थे। हंटर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1882। इसको याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। The objective of this commission was to inquire into the execution of Wood Dispatch of 1854, consider different aspects of education in India, paying particular attention to primary education। तो देखिएगा ये जो हंटर कमीशन 1882 में किस वजह से आया था? एजुकेशन के पर्पस से। ठीक, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, ये लेके आया कौन आया था? लॉर्ड रिपॉन। उस समय हंटर कमीशन कब आया था? 3 अप्रैल 1882 में। ठीक, तो ये जो कमीशन था क्या क्या चीजें लेके आया? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्वायर इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854। देखिएगा एजुकेशन में जब भी आपसे कोई पहला कमीशन पूछा गया जो भारत के समय में आया था तो वो होगा आपका वुड डिस्पैच। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो इसके बारे में फिर तो इसने क्या क्या किया, क्या उपलब्धियां इसने की, इस बारे में जानकारी करने के लिए आया था। और तीसरा एजुकेशन उस समय भारत में क्या चल रही है, पार्टिकुलरली पेइंग अटेंशन टू द प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये आया था। ठीक, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Dash was a group of 7-member president parliament from United Kingdom constituted to suggest constitutional reform for British India.
तो देखिएगा ऐसा कौन सा ग्रुप था जो 7 लोगों का था जो कि यूके से आया था। ये इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ब्रिटिश इंडिया के लिए सजेस्ट कर सके। तो आपके ऑप्शन है फ्रेजर कमीशन, हंटर कमीशन, सर्जन कमीशन या साइमन कमीशन। आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है साइमन कमीशन। द साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूके constituted to suggest constitutional reform for British India. The commission arrived in British India in 1982 to study constitutional reform to in Britain's largest and most important possession. तो देखिएगा साइमन कमीशन का ये 7 लोगों का मेंबर था, 7 लोगों का एक कमीशन आया था। ठीक, ये किस लिए आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भारत में के लिए इसलिए आया था ताकि भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो हम लोग ला सकें। ठीक, 1928 में ये आया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो कि मतलब भारत के लिए क्या क्या उपयोग होगा या क्या क्या एक तरह से अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए कमीशन को विदेश अंग्रेजों ने भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन उस समय ब्रिटिशर्स की क्या थी? वो थी हमारी इंडिया। ठीक, तो इसी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। तो ये जो ट्रेड है ना, इसमें आपसे ये पूछा गया कि ऐसा क्या चीज थी जब भारत और अंग्रेज ट्रेड करते थे एक दूसरे से, मतलब जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो जो भारत का ट्रेड होता था वो क्या होता था? या तो इंपोर्ट सरप्लस या इंपोर्ट डेफिशिएंसी या एक्सपोर्ट डेफिशिएंसी या एक्सपोर्ट सरप्लस। तो आपका आंसर होगा इसका एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। Export surplus was the most important characteristic of India's trade throughout the colonial period. This surplus came of a huge cost to the country's economy. ठीक, देखिएगा एक्सपोर्ट सरप्लस इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो कि लो कॉस्ट मटेरियल हम लोग करते थे, और जो वहां से वो आता था वो हम लोग इंपोर्ट अपने भारत में किया करते थे। अब एक्सपोर्ट सरप्लस इसलिए होता था क्योंकि यहाँ से हम लोग सस्ता माल विदेश में जाके महंगा उस पर बेचते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फायदे में रहते थे, हम लोग नुकसान में रहते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल ज्यादा बेचते थे और जो हम लोग इम्पोर्ट करते थे वो करते थे फिनिश्ड गुड्स। ठीक, तो भाई साहब जब ये गुड्स हमारे यहाँ बन रहे हैं वो यहाँ ना जाके विदेश में जाएंगे, तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाने का चार्ज, फिर यहाँ से वापस यहाँ आने का चार्ज, तो अल्टीमेटली जब दो दो कस्टम ड्यूटी लगेगी तो जो 100 रुपए की चीज है वो हमारी 500 रुपए की चीज हो जाएगी। ठीक, तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस तो होता था, लेकिन अगर उसकी आप मनी उसमें देखेंगे तो हम लोग डेफिशिएंसी में रहते थे। एज अ रिएक्शन टू रोलेट एक्ट वाज डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड नेशनल ह्यूमिलेशन डे। तो रोलेट एक्ट को मतलब विद्रोह रिएक्शन मतलब जो कि हम लोग देखते हैं ना किसी की वजह जब हम नाराजगी जताते हैं तो डैश ऑर्गेनाइज हुआ था नेशनल ह्यूमिलेशन डे के तौर पे। तो कौन सा दिन था? 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919 या 2 फरवरी 1913 या 8 मई 1920। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका 6 अप्रैल 1919। एज अ रिएक्शन टू रोलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 was organized as a new national humiliation day. This act effectively authorized the government to imprison any person suspected of terrorism living in British India for up to 2 years without a trial and gave the imperial authorities power to deal with all revolutionary activities. तो ये रोलेट एक्ट था ना, 6 अप्रैल 1919 को हम लोग नेशनल ह्यूमिलेशन डे के तौर पे मनाते हैं। रोलेट एक्ट इसलिए आया था ताकि जो भी भारत में यदि किसी भी अंग्रेज को शक है कि कोई भी भारतीय ऐसा काम कर रहा है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ है, तो उसको 2 साल तक की सजा सुना दी जाएगी विदाउट एनी हियरिंग, और गिव द इंपीरियल अथॉरिटीज, मतलब वो सारी ही पावर दे दी गई थी पुलिस को कि ये रिवॉल्यूशनरी पावर को हर तरह से कम किया जाए। इसके लिए चाहे वो जो भी एक्ट का यूज करे, चाहे वो पावर का यूज करे या बंदी बनाने का यूज करे या फायरिंग करे, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। Next question, during the passage of Royal Titles Act 1876, the office of the British Prime Minister was occupied by। जब रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पास हुआ था तो उस समय भारत के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन, ऑर्थर बेलफोर्ड, जॉन रसेल या बेंजामिन डिसरेली। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बेंजामिन डिसरेली। रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1867 वाज एन एक्ट, ये 1876 का जो था वो एक एक्ट था जो कि पार्लियामेंट ऑफ यूके विच ऑफिशियली जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था क्वीन विक्टोरिया को एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया। दिस टाइटल हैज बीन assumed by her in 1876 under the encouragement of the Prime Minister of Benjamin Disraeli. This act officially recognized Queen Victoria as Empress of India.
तो देखिएगा, यदि आपसे पूछा कि रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 क्या था, तो इसमें आप ये बताइएगा कि इस एक्ट के बाद हम लोगों ने जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको एज ए इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑफिशियली तौर पे घोषित किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्ची बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक। किस किस साल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया था उसकी पूरी पावर दे दी गई थी ब्रिटिश मोनार्च को बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक। क्वीन विक्टोरिया के आदेश पे जो भारत की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो कहाँ ट्रांसफर की गई थी? तो उसका ऑप्शन आपका ऑप्शन है 1887, 1864, 1842, 1858। देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका 1858। द ब्रिटिश राज वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश क्राउन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 1858 टू 1947। देखिएगा, 1858 से पहले जो भारत अंग्रेज हम लोगों पे राज किया करते थे वो थे सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऑफिशियली तौर पे हम लोगों पे राज किया करती थी। लेकिन 1858 के एक्ट के बाद जो हम लोगों पे राज करने के लिए जो ऑफिशियल ब्रिटिशर आए वो थी क्वीन विक्टोरिया। ठीक। इस एक्ट में इनको जो है ये घोषित किया गया कि अब ये पूरी पावर जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगी। द रूल इज ऑल्सो क्रॉस क्राउन रूल। अब फाइनली यहाँ से क्राउन रूल भारत में चालू हो गया था। The system of governance was instituted on 18 June 1858 when, after the Indian Rebellion of 1857, the rule of British East India Company was transferred to the Crown in the person of Queen Victoria. तो फाइनली क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पे पूरी पावर दे दी गई थी भारत की एडमिनिस्ट्रेशन की। 1857 के विद्रोह के बाद ये एक्ट आया था और ऑफिशियली जो है 1876 में ये इम्प्रेस बनी थी भारत की। प्रेस 1876 में ऑफिशियल ये लोग बने थे और घोषित हो गए थे 1858 के एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर, मतलब फाइन ये ही नहीं, यहाँ पे द होगा। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर 1881, 1891, 1873 या 1885। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीजन में पूछा जा चुका है। देखते हैं इसका आंसर। 1881। The first synchronous census in India was held in 1881. Since then, census have been undertaken uninterrupted once every 10 years. तो फर्स्ट जो सेंसस हुआ था ऑफिशियली पूरे मतलब एक सही हिसाब से कि सारे हम लोगों ने फैक्ट्स से दिए थे, फिर उन फैक्ट्स को सिंक्रोनाइज किया था, फिर उनसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली थी। तो वो सारी प्रोसेस जो एजिस एक्ट में हुई थी वो थी 1881 में। ठीक। उसके बाद से हर 10 साल में ये होने लगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। देखिएगा, जब ब्रिटिश आए थे ना तो जो उन लोगों का मेन ऑफिशियली वो था ऑफिस वो था हमारा कलकत्ता में। ठीक। और इसी में सबसे पहले जो हमारा बंगाल अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें पढ़ा होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे यहीं से बंगाल के ही जो होते थे वो ही ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के वो होते थे टॉप लेवल के ऑफिसर। तो किस एक्ट में कलकत्ता से दिल्ली में कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की शिफ्ट हुई थी? 1911, 1921 या 1924 या 1913? इसका आंसर देखते हैं। 1911 में जो भारत की कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली अंग्रेजों ने शिफ्ट कर दी थी। बाय द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी शिमला हैड बिकम द समर कैपिटल। अच्छा, होता क्या था, अंग्रेज पूरी गर्मी तो सह नहीं पाते थे तो उन्होंने एक समर कैपिटल बनाई थी, एक विंटर कैपिटल बनाई थी। तो जो समर कैपिटल थी उस समय भारत की वो थी शिमला। किंग जॉर्ज फिफ्थ वर प्रोक्लेम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो उस समय जो हमारे किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उन्होंने प्रोक्लेम किया था कैपिटल ट्रांसफर कलकत्ता से दिल्ली एट द क्लाइमेक्स ऑफ 1911 इंपीरियल दरबार ऑन 12 दिसंबर 1911 में। ठीक। तो 12 दिसंबर को 1911 में इंपीरियल दरबार में उन्होंने घोषित किया था कि अब हम लोग भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय डैश एक्ट। कौन से एक्ट के दौरान भारत का पार्टीशन हुआ था? पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस, डिवीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर देखते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में एक बाउंड्री खींच गई थी। इसका नाम दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। The Indian Independence Act was passed in 1947. The act created by two new independent domination, India and Pakistan. The Dash Commission was set up to investigate the Jallianwala Bagh massacre. ठीक है, ऐसा कौन सा कमीशन था जो सेटअप किया था जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था, गोली कांड जलियांवाला बाग में, तो उसकी जांच करने के लिए कौन सा कमीशन हुआ था? हंटर कमीशन, बटलर कमीशन, सैडलर कमीशन या कैंपबेल कमीशन? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपका हंटर कमीशन।
Hunter Commission was set up to investigate the Jallianwala massacre. Lord William Hunter led the investigative committee. The commission was formed in 29 October 1919. It started in November and took testimony over a period of 46 days. तो देखिएगा जो हंटर कमीशन आया था भारत में वो किस वजह से आया था? 1919 में जो लोग मारे गए थे, ठीक, 13 अप्रैल 1919 में जो लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में, उन्हीं के पूरे उसको प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन आया था, जिसको लीड कर रहे थे लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक, ये 29 अक्टूबर 1919 में बना था, जिसने टोटल 46 डेज लिए थे अपनी रिपोर्ट देने में। ठीक, यही था हमारे सारे क्वेश्चन। इसके बारे में जो भी हम लोगों के अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।